सच, निशा की सास अंधी थी। वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद, माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ। रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले? मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ, वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर, वक्त बीतता है और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा, तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा, आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना, जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई, कैसे? मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं? फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है। उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती।
पति का साया तो पहले ही उठ गया। बेटे को बहू ले गई तो क्या करूँगी? सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है। बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है। सामने 2 कप में चाय, शादी के एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी, आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू? अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती, बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह, क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा, लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने की भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई, मैं सारा काम करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है। अच्छा होगा रमा कि तुम मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। कहीं जाएगा नहीं, स्टोरी 2 देखिए, बहुत ही शानदार स्टोरी है। चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया, इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुल के जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मुक दलने लग जाती। अरे बहू,
तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं, और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है। ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल के 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू। लेकिन इस खुश खबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नजारा काफी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ। अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हो सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना।
इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है। अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है, तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ पूनम का चांद, कहाँ मर गई? देख तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। पूनम! मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी तरह बर्बाद करती फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। मंजरी मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो लखन के साथ वहां बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ कौन बैठा है? पता तो करना ही पड़ेगा। अब मंजरी चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास में एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो लखन, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात को तुम आना और हम दोनों पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूटकर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करने लगती है। अरे सासू माँ, व्हाट्सएप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो देवेश की याद आ रही थी। अरे सासू माँ, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक वापस आ ही जाने वाला है, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटी अपने रोने के दिन भरने शुरू कर देना। क्या कहा?
मेरा मतलब कल जब आएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब आप कर लेना ना भरत मिलाप, गली मिलके जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। और हाँ, 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको, घर के पिसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आना कानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ, मंजरी अपनी बहू पूनम से जानबूझकर सारा काम करवाती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना ही पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस नासपिट्टी करमचली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल? जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर देवेश और मंजरी आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश, देवेश, तुम सासू माँ, आप देख सकती हो कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चूना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? पूनम, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। बहुत बहुत गलत किया तुमने। और तू लंगूर लखन, तेरी तो ऐसी की तैसी। बचाओ, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। लखन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन देवेश उसे नहीं छोड़ता। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और पूनम और लखन को फ्रॉड और चोरी के केस में अरेस्ट कर। Please share and subscribe my channel. Thank you.